हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका इस कंप्यूटर की क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आपसे मैंने डिस्कस किया था कि हम कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चर्चा करेंगे, हम लोग कंप्यूटर विषय को किस प्रकार से लेने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने आज कंप्यूटर विषय की। तो दोस्तों, मैं कंप्यूटर की शुरुआत करूं, लेकिन इससे पहले आपको यह सोचना बहुत आवश्यक है कि कंप्यूटर इतना पावरफुल क्यों है, कंप्यूटर इतना शक्तिशाली क्यों है। आपने देखा, जीवन का प्रत्येक कार्य क्षेत्र है, वहां पर कंप्यूटर काम में आ रहा है। हमारा प्रत्येक परीक्षा होती है, उसके अंदर हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों? कोई ना कोई तो खास बात है। विज्ञान के बहुत सारे आविष्कार हुए, जिसमें से विद्युत के बाद में यदि हम बात करें तो कंप्यूटर की बात आती है। सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार वर्तमान में कंप्यूटर माना जा रहा है। तो ऐसी क्या खास बात है? तो दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर इतना शक्तिशाली क्यों है, कंप्यूटर इतना पावरफुल क्यों है, क्यों हम कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए बाध्य हैं? ऐसी क्या बात है जिसका प्रयोग करने के लिए हम बाध्य हैं? हम कंप्यूटर का प्रयोग क्यों करते हैं? तो दोस्तों, हम देखते हैं ऐसे कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता कंप्यूटर की जो आती है, हम कहते हैं कंप्यूटर की कार्य करने की स्पीड अथवा गति बहुत तेज है। कंप्यूटर बहुत ही तेज गति से कार्य करता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति बहुत तेज है। इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर के कार्य करने की गति बहुत तेज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर एक सेकंड में करोड़ों अरबों गणनाएं कर सकता है। एक सेकंड में। आप सभी लोगों को आवाज प्रॉपर आ रही है भाई? आप सुन पा रहे हैं? कमेंट करके बताइए आप लोग कि आपको आवाज सुनाई दे रही है। बिल्कुल ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा है आप लोगों के? आप बताइए कमेंट करके अगर ये क्लियर आ रहा है। ओके, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि कंप्यूटर इतनी शक्तिशाली क्यों है, कंप्यूटर वर्तमान में इतना पावरफुल कैसे बन गया और सबसे पॉपुलर डिवाइस कैसे बना। तो अर्थात हम बात करते हैं अब कंप्यूटर की विशेषताओं की। कंप्यूटर की कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण कंप्यूटर बहुत पावरफुल है। तो सबसे पहली बात आती है कंप्यूटर के कार्य करने की गति। कंप्यूटर के कार्य करने की गति अत्यधिक है। मतलब क्या है इस चीज का? मैं यदि कहता हूं कंप्यूटर के कार्य करने की गति 3 गीगाहर्ट्ज है। अब इसको ध्यान से समझना भाई। कंप्यूटर के कार्य करने की गति 3 गीगाहर्ट्ज से कार्य करता है। अब विज्ञान के छात्र होंगे, या विज्ञान तो लगभग सभी ने पढ़ी है, कहेंगे साहब हर्ट्ज तो आवृत्ति की इकाई है, तो आप कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में कैसे दे सकते हैं? तो यहां पर यह सोचिए कि आपको ध्यान देने वाली बात है कि कंप्यूटर 3 गुणा 10⁹ ऑपरेशन प्रति सेकंड कर पा रहा है। दोबारा बता रहा हूं, दोबारा मैं समझा रहा हूं इस चीज को गति से। हालांकि गीगा मेगा को हम आगे लेंगे जब हम मेमोरी पढ़ेंगे, परंतु यहां पर अपन को यह चीज समझनी जरूरी है कि जो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की गति, कंप्यूटर की स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज है। तो 3 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या है? 3 गीगाहर्ट्ज का मतलब है 3 गुणा 10⁹ अर्थात 3 × 10⁹ ऑपरेशंस, 3 गुणा 10⁹ गणना प्रति सेकंड कंप्यूटर कर पाने में सक्षम है। यह मैं वर्तमान कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, इससे अधिक भी हो सकता है। अब आप सोचिए 10⁹ 10⁹ यानी कितनी संख्याएं हो गई? करोड़ों से भी अधिक। एक सेकंड में करोड़ों से भी अधिक गणना करने में कंप्यूटर सक्षम है। समझ में आई ये बात आपके? चलिए, अब इसकी दूसरी विशेषता यहां पर आती है कंप्यूटर की। पहली हमने बात करी स्पीड, और दूसरी विशेषता की मैं बात करता हूं जिसको हम कहते हैं एक्यूरेसी अथवा शुद्धता। एक कहलाती है स्पीड और दूसरी कहलाती है शुद्धता अथवा एक्यूरेसी। पहली विशेषता मैंने आपको बताई कंप्यूटर की, पहली विशेषता है स्पीड,
यानी कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करता है, इसलिए तो हम प्रयोग ले रहे हैं, है ना। और दूसरी विशेषता आती है शुद्धता। क्या मतलब है इस शुद्धता का? शुद्धता का मतलब क्या है? छोटी सी बात बताता हूं। आप सभी लोग, मैं भी, गणना बहुत फटाफट कर लेता हूं। मैं आधे घंटे में बहुत सारी गणनाएं कर सकता हूं, बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर शुद्धता कितनी है, मैं सही प्रकार से कर पाता हूं या नहीं, इसकी गारंटी नहीं होती, ठीक है। परंतु कंप्यूटर तेज गति के साथ साथ में शुद्धता भी रखता है, शुद्ध परिणाम आपको देता है, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कराता है। बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स कंप्यूटर आपको प्रोवाइड कराता है। यह इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। उदाहरण बता देता हूं, जो आप डेली यूज में करते हैं, एटीएम जाते हैं आप पैसे निकालने के लिए, तो एटीएम में भी कंप्यूटर लगा हुआ है। अब वहां से आप 5,000 निकालो, 10,000 निकालो, 15-20,000 निकालो, वो हमेशा सही गणना करके देगा। यानी जो गणना का पार्ट है वो बिल्कुल सही होगा, शुद्ध होगा, एक्यूरेट होगा। कोई मैकेनिकल एरर आ जाए वो भाई एक बात अलग होती है, फंस जाए नोट, ठीक है। तो यहां पर शुद्धता का मतलब है 100% शुद्धता कंप्यूटर रखता है। ओके, क्लियर है ये बात बिल्कुल आपको? दूसरी विशेषता जो हमने देखी, अब तीसरी विशेषता पर हम आते हैं। देखिए, कंप्यूटर की हम बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं, यानी अब ये किस चीज का उत्तर हम पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर इतना पॉपुलर क्यों है, कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कंप्यूटर क्या क्या काम हमारे कंप्यूटर क्यों इतना चल रहा है। तो पहला हमने बताया स्पीड, दूसरी एक्यूरेसी, और तीसरी विशेषता कंप्यूटर की आती है मेमोरी, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्मृति, परंतु हम मेमोरी शब्द का ही प्रयोग करेंगे, परंतु हम मेमोरी शब्द का ही प्रयोग करेंगे स्पीड की जगह, ठीक है। मेमोरी अथवा स्मृति। तो अब आप कहेंगे साहब मेमोरी विशेषता कैसे हो गई, मेमोरी कंप्यूटर की विशेषता कैसे हो गई? मेमोरी तो कैलकुलेटर के अंदर भी होती है, मेमोरी तो बहुत सारे हमने डिवाइसेस में देखी है, तो यहां पर ही एक विशेषता कैसे है? तो समझिए, यहां पर मेमोरी की, देखिए मेमोरी डिवाइस का मतलब यह होता है जिसके अंदर, हम बहुत विस्तार में पढ़ेंगे आगे, अभी तो हम सिर्फ विशेषता ली है। मेमोरी डिवाइस का अर्थ यह होता है जिसमें हम डाटा या सूचना को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, वो मेमोरी डिवाइस का मतलब है। विशेषता इसलिए है कि हम आवश्यकता अनुसार मेमोरी को घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। मोबाइल का प्रयोग करते हैं, आपको 1 GB कार्ड की जरूरत है, आपने 1 GB का कार्ड लगा लिया, आपको 2 GB कार्ड की जरूरत है, आपने 2 GB का कार्ड लगा लिया। हालांकि GB MB में सारा विस्तार से लेने वाला हूं आगे, परंतु एक उदाहरण के तौर पर मैंने यहां पर लिया। अब आप देखते हैं कि ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं, ऑनलाइन परीक्षाओं में क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में पहले से ही बहुत सारे प्रश्न स्टोर कर दिए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर की मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर रहते हैं, जिनका वो प्रयोग करता है, मेमोरी से निकालता रहता है, ठीक है। तो मेमोरी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो ये 3 विशेषता अभी मैंने आपको बताई। पहले मैंने आपको बताई स्पीड, दूसरी बताई एक्यूरेसी, और तीसरी मैंने आपको बताई मेमोरी अथवा स्मृति। चलिए अब हम चौथी विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। चौथी विशेषता को कहा जाता है वर्सेटाइल अथवा बहुरूपी। वर्सेटाइल अथवा बहुरूपी क्या मतलब है दोस्तों इस चीज का, वर्सेटाइल अथवा बहुरूपी? इसका मतलब यह होता है कि कंप्यूटर कई प्रकार के कार्य, नाना प्रकार के कार्य, वैरायटी ऑफ टास्क्स करने में सक्षम है। कंप्यूटर कई प्रकार के कार्य करने में सक्षम है, ठीक है। कंप्यूटर कई प्रकार के कार्य कर सकता है, ओके। तो कई प्रकार के कार्य का मतलब क्या है कि जैसे आप टाइपिंग कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, उसके ऊपर आप मूवीज, एंटरटेनमेंट, सॉन्ग्स, कई तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम सारे सॉफ्टवेयर्स कर रहे हैं, और अब तो हम देख ही रहे हैं कि हम अपनी क्लासेस कंप्यूटर के ऊपर चला रहे हैं, आप लोग अटेंड कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। तो यह वर्सेटाइल का मतलब हुआ बहुरूपता।
कंप्यूटर बहुरूपता लिए हुए है, बहुरूपी है। ओके, बहुरूपी कंप्यूटर कई प्रकार से कर सकता है। चलिए, तो ये 4 विशेषताएं अभी हमने देखी। पहली विशेषता, कंप्यूटर के कार्य करने की गति बहुत अधिक है। दूसरा, एक्यूरेसी यानी शुद्धता। शुद्धता का यहां पर कहने का मतलब यह था कि यह परिणाम सदैव शुद्ध देगा, जो भी रिजल्ट्स देगा वो बिल्कुल एक्यूरेट देता है। उसके बाद मेमोरी, हम आवश्यकता अनुसार मेमोरी को बढ़ा अथवा घटा सकते हैं। और फिर वर्सेटाइल यानी कई प्रकार के कार्य वर्सेटाइल हैं। ठीक है, अब इसकी 5वीं विशेषता, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा कंप्यूटर आधारित है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस विशेषता को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कंप्यूटर का पूरा काम इसी के ऊपर है। कमेंट इसके बाद में कर लेना, पहले इस विशेषता को आप समझ लें जो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। ठीक है, 5वीं विशेषता कहलाती है डिसीजन मेकिंग पावर या निर्णय लेने की क्षमता। कंप्यूटर के पास निर्णय लेने की क्षमता है, डिसीजन लेने की क्षमता है। क्यों? कंप्यूटर के पास निर्णय लेने की क्षमता है, डिसीजन लेने की क्षमता है, ऐसा कैसे संभव है? ठीक है, तो अब आप ये समझिए क्या मतलब है इस चीज का। एक प्रतियोगी परीक्षा हुई, मान लीजिए उसके अंदर 5 लाख विद्यार्थी बैठे। ठीक है, अब प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आता है, उसका वरीयता क्रम जारी होता है। ध्यान से सुनिए, 5 लाख विद्यार्थी यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, अंक आ जाते हैं। अब उस अंकों से परिणाम निकालना है, अर्थात वरीयता क्रम बनाना है, अर्थात मेरिट लिस्ट तैयार करनी है किसी भी। तो जो मेरिट लिस्ट, अगर किसी में मानव को कहूं, अगर मैनुअल उसको तैयार करेंगे, हम व्यक्तिश तैयार करेंगे, तो बहुत समय लगेगा। 5 लाख विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट यदि व्यक्तियों द्वारा तैयार की जाएगी तो उसमें बहुत समय लगता है, परंतु शुद्धता की भी कोई गारंटी नहीं होती। उसमें शुद्धता की भी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन आपने देखा है, कंप्यूटर लाखों विद्यार्थियों का परिणाम, मेरिट लिस्ट चंद सेकंडों में बना देता है, चंद सेकंड में बना देता है, और विद शुद्धता, विद एक्यूरेसी। तो यह कैसे संभव है? निर्णय लेने की क्षमता कंप्यूटर में कैसे आई? डिसीजन मेकिंग पावर कंप्यूटर के अंदर कैसे है? कैसे? इसका मतलब कंप्यूटर के पास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसको लॉजिक अथवा तर्क कहा जाता है। बात समझ में आई आपको? कंप्यूटर निर्णय ले सकता है, इस बात से तो आप बिल्कुल मानते हैं इस चीज को कि कंप्यूटर निर्णय लेने की क्षमता कंप्यूटर के पास में है। ठीक है ना, कंप्यूटर के पास में निर्णय लेने की क्षमता होती है। लेकिन मैंने आपको उदाहरण बताया, जब भी मेरिट लिस्ट तैयार करनी होती है वो कंप्यूटर के द्वारा तैयार होती है। कंप्यूटर बता सकता है कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड कौन है। ठीक है ना, तो यह चीज कंप्यूटर में निर्णय लेने की क्षमता कंप्यूटर के पास में होती है। अब कंप्यूटर के पास लॉजिक अथवा तर्क होता है। अब यह क्या चीज होती है लॉजिक? क्योंकि कंप्यूटर का सारा खेल इसी तर्क शक्ति पर निर्भर है। कंप्यूटर का सारा जो तर्क है वो इसी जो कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, जो काम करता है कंप्यूटर, वो सारा का सारा लॉजिक पावर पर, वो तर्क शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या मतलब है। उदाहरण लिखिए, मैंने यहां पर 2 अंक लिखे, 2 और 3। यहां पर 2 अंक लिखे मैंने, 2 और 3। अब कंप्यूटर तुरंत बता देगा 2 3 से छोटा है। कंप्यूटर आपको तुरंत बता देगा कि 2 3 से छोटा है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए
क्या ऐसा कोई उपकरण है जो छोटे बड़े का अंतर बता सकता है? या ऐसा कोई है मानव के अलावा, ऐसा कोई है ह्यूमन बीइंग के अलावा जो छोटे और बड़े का अंतर बता सकता है? नहीं, यह केवल कंप्यूटर ही है जो आपको छोटे और बड़े का अंतर बता सकता है। अर्थात कंप्यूटर अगर आपको यह बता सकता है दो नंबरों में से छोटा कौन सा है, कौन सा बड़ा है, इसका मतलब उसके पास में तर्क है, उसके पास में तर्क शक्ति है। आज मानव के पास में तर्क शक्ति है, इसका मतलब क्या है कि मानव वाद विवाद करता है क्योंकि उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि तर्क शक्ति है। यही चीज यहां पर कंप्यूटर के काम में आती है। कंप्यूटर आपको बता सकता है तर्क शक्ति के द्वारा क्या सही है और क्या गलत है। बात समझ में आ रही है? यह बिल्कुल तर्क शक्ति के काम करता है। अब मैं कुछ उदाहरण लेता हूं, आपको स्पष्ट कराता हूं कैसे कंप्यूटर तर्क शक्ति का काम करता है। आप लोग रेलवे का ऑनलाइन आरक्षण करवाते हैं, एक उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग रेलवे का ऑनलाइन आरक्षण करवाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपने अपना नाम इत्यादि भर के फॉर्म वहां पे सबमिट कर दिया ऑनलाइन। अब आपने मांगा कि मेरे को थर्ड एसी चाहिए, तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि थर्ड एसी में सीट की उपलब्धता है अथवा नहीं, अर्थात तुलना करी। तो यही तुलनात्मक अध्ययन करना ही लॉजिक कहलाता है। यही तुलनात्मक अध्ययन करना ही लॉजिक करवाता है। और कंप्यूटर में जो भी काम होता है वो सारा इस लॉजिक के थ्रू हो रहा है। मैं बार बार आपको यही चीज समझा रहा हूं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। जो भी काम होता है वो लॉजिक के थ्रू होता है। लॉजिक अथवा तर्क शक्ति के द्वारा यह काम कहा जाता है। आपको बात समझ में आई? तुलनात्मक अध्ययन हुआ। एक और उदाहरण ले लेता हूं, आपको और स्पष्ट करता हूं। बिजली का मीटर सभी के घरों में लगा रहता है। मीटर रीडर आता है, महीने 2 महीने से मीटर की रीडिंग लेकर चला जाता है। अब आपकी कुल यूनिट कितनी उपयोग हुआ बिजली की, उसके अनुसार बिल बनता है। अर्थात इतनी यूनिट हुई तो इतना अमाउंट लगाओ, इतनी यूनिट हुई तो कितना अमाउंट लगना है। यह फिर तुलना हुई, यह फिर तुलना हुई, ठीक है। तो यही तुलनात्मक अध्ययन ही निर्णय लेने की क्षमता में कारगर है। निर्मात्मक अध्ययन ही ये जो लॉजिक की बात कर रहे हैं। अब यहां पर एक सवाल बनता है, कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है? कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है? तो हम बात करें निर्णय लेने की क्षमता कह दीजिए या लॉजिक कह दीजिए। अब कई बार यह सवाल कई बार क्या होता है, आप लोग इस चीज से कंफ्यूज होते हो। कई बार मेरे तक एक प्रश्न आता है कि साहब कंप्यूटर का अपना लॉजिक तो होता नहीं है, कंप्यूटर तो अपनी बुद्धि तो है ही नहीं कंप्यूटर के अंदर। आप सभी लोग ये बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल सही है, अपनी बुद्धि नहीं है। लेकिन अब यहां पर फिर समझना, आप मैंने आपको बताया कंप्यूटर लॉजिक के द्वारा, कंप्यूटर तर्क शक्ति के द्वारा समस्त कार्य को करने में सक्षम है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब मानव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप वो लॉजिक का प्रयोग करता है, ठीक है। मानव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप वो काम करता है। हम देखिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम समझते हुए आपको समझाएंगे। तो अब यहां पर मैं बात कर रहा था लॉजिक की। तो मानव द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करके कंप्यूटर तर्क शक्ति का प्रयोग करके समस्त कार्य को किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कंप्यूटर की लॉजिक। लॉजिक यानी तर्क शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता कंप्यूटर के पास में है। तो अभी हमने 5 प्रकार की विशेषताएं आपको बताई। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए। सबसे पहली विशेषता मैंने आपको बताई कंप्यूटर की गति, अर्थात कंप्यूटर के कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। फिर कंप्यूटर की गति होने के साथ साथ शुद्धता,
शुद्धता के साथ साथ मेमोरी। फिर कंप्यूटर एक बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुरूपी। और फिर इसके बाद हमने देखा इसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है, निर्णय लेने की शक्ति है, जो कि तर्क के कारण होती है, जो कि लॉजिक के कारण होती है। आज जितने भी काम कंप्यूटर में होते हैं, आप देख लीजिए, वो सभी में कहीं ना कहीं लॉजिक होता है। अब ये बात आती है कि साहब ये लॉजिक क्या होता है, लॉजिक कहां से आता है? क्योंकि देखिए, पहले मैंने आपको मूल सिद्धांत बता दिया कि कंप्यूटर के पास में तुलना करने की शक्ति है। कंप्यूटर तुलना होता है, तुलना कर सकता है। तो इसीलिए मानव क्या करता है, उसी लॉजिक को कंप्यूटर को देता है और उस लॉजिक के अनुसार कंप्यूटर काम करता है। मानव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप कंप्यूटर काम करता है। ओके, आपको यह कंप्यूटर की विशेषताएं समझ में आई? अब यहां पर मैंने बात करी तो ये 5 महत्वपूर्ण कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, कंप्यूटर के मुख्य भागों पर हम जाएं उससे पहले हम कंप्यूटर की अब परिभाषा देखेंगे। अभी तक हमने देखा कंप्यूटर क्यों। अभी जो हमने एक उत्तर लिया है वो किस बात का उत्तर है? कंप्यूटर क्यों। क्यों भाई हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा कंप्यूटर प्रयोग में आ रहा है, क्यों हर जगह कंप्यूटर ही कंप्यूटर हो रहा है? उसके कारण है ये 5 महत्वपूर्ण विशेषता। उसके कारण क्या है? ये 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यूं तो विशेषताएं लिखने में किताब वाले बहुत विशेषताएं लिखते हैं, लेकिन आप ढूंढ लेना किसी भी प्रश्न में ये 5 विशेषताएं ही आती है। ठीक है, देखिए आप तसल्ली से पढ़िए, पूरा होगा यहां पर। आप स्पीड पे ध्यान मत दें, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड कम करो, आपको जो चीज समझ में आ जाए वो बेस्ट है। ठीक है, आप सिर्फ समझने पे जोर रखो और पेशेंस के साथ सुनते रहिए। दिस इज अ रिक्वेस्ट, आपसे निवेदन कर सकता हूं। ठीक है, एक एक चीज समझ में आएगी तो बाद में रटने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, बाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। अगर आपने समझ लिया, यहां पर बीच बीच में ट्रिक्स आपको बताते जा चलूंगा मैं, जिससे आपको बड़ा ठीक से रहेगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं कंप्यूटर की परिभाषा के ऊपर, कंप्यूटर की डेफिनेशन के ऊपर कि कंप्यूटर क्या है। अभी तो हमने देखा कंप्यूटर क्यों है, अब हम करते हैं कंप्यूटर क्या है। अब यहां पर हम कंप्यूटर की पहली परिभाषा या पहली डेफिनेशन की यदि बात करें तो मैं पहली डेफिनेशन कंप्यूटर की यहां पर लेता हूं। हां जी, तो पहली डेफिनेशन होती है कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसी का दूसरा भाग परिभाषा का ए, पहला भाग तो यह कहता है कि यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि मैथमेटिकल या गणितीय गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि मैथमेटिकल गणनाएं कर सकता है। अब आप कहोगे कि साहब इसमें नया क्या है? कैलकुलेटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मैथमेटिकल गणनाएं कर सकता है, तो इसमें नई क्या बात हो गई? ठीक है, कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मैथमेटिकल गणितीय गणनाएं कर सकता है, तो इसमें नई बात कौन सी बताई साहब आपने? अब यहां पर जो मेन इसकी परिभाषा आती है, जो इसको दूसरों से अलग करती है, वो आती है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैथमेटिकल और लॉजिकल अर्थात तार्किक गणनाएं भी कर सकता है। जो मैथमेटिकल और लॉजिकल गणनाएं कर सकता है, जो गणितीय व तार्किक गणनाएं भी कर सकता है। तो अब परिभाषा नंबर 1 अपनी पूर्ण होती है।
अपनी पहली डेफिनेशन पूर्ण होती है। क्या? कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय और तार्किक गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर एक प्रकार का मैथमेटिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैथमेटिकल और लॉजिकल गणनाएं कर सकता है। अब यहां पर अंतर समझिए आप कि मैथमेटिकल गणनाएं कौन सी होती हैं। मैथमेटिकल गणनाएं कौन सी हैं? जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ठीक है, मैथमेटिकल गणनाएं कौन सी करी अपन ने? जोड़, बाकी, गुणा, भाग। ये अपनी मैथमेटिकल गणनाएं होती हैं, यानी ये गणितीय गणनाएं हैं। जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ठीक है ना, यानी प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये मैथमेटिकल है। फिर बात आती है लॉजिकल गणनाएं की। लॉजिकल गणना कौन सी होती है? लॉजिकल गणनाएं हम किसे कहते हैं? लॉजिकल में तुलना करना, जैसा कि मैंने आपको बताया लॉजिकल में तुलना करना सारा आता है। तो लॉजिकल गणनाएं कौन सी आती है? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन क्या होती है कंप्यूटर की? कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि गणितीय व तार्किक दोनों प्रकार की गणना करने में सक्षम है। अब यह सवाल आता है, कंप्यूटर किस प्रकार की गणनाएं कर सकता है? गणितीय, तार्किक या दोनों? कंप्यूटर गणितीय व तार्किक, मैथमेटिकल और लॉजिकल दोनों प्रकार की गणनाएं कर सकता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कौन सी होती हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। और लॉजिकल कैलकुलेशंस कौन सी होती हैं? तुलना करना, ग्रेटर देन की तुलना, लेस देन की तुलना, इक्वल टू की तुलना, नॉट इक्वल टू की तुलना। ठीक है, तो इसको, ये एक डेफिनेशन हुई कंप्यूटर की। तो पहली परिभाषा आपको समझ में आई? पहली परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई? मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन दोनों में आपको अंतर समझ में आया? ठीक है भाई, अभी हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, इसके बाद में हम डिवाइसेस पे आएंगे, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। कमेंट करते हुए थोड़ा ध्यान दें, हम जो महत्वपूर्ण चीजें कर रहे हैं वो आपसे छूट जाएगी इस कमेंट्स के मूड में। ठीक है ना? तो लॉजिकल के बिना काम हो ही नहीं सकता। लॉजिक है तो कंप्यूटर चलेगा। ओके, हाँ, वेरी गुड। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपने बिल्कुल सही किया, जो कि मैथमेटिकल और लॉजिकल दोनों प्रकार की गणना करने में सक्षम है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम दूसरी डेफिनेशन पर चले। ठीक, अब हम आते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन नंबर 2 पर। डेफिनेशन नंबर 2। अब इससे पहले मैं डेफिनेशन नंबर 2 पर जाऊं, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। यहां पर मैं आपको 2 शब्दों के अंतर स्पष्ट करना चाहूंगा। डाटा यानी आंकड़े, और एक शब्द होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी सूचना। डाटा और इंफॉर्मेशन में अंतर क्या है? डाटा और इंफॉर्मेशन के अंदर अंतर क्या होता है? आंकड़े और सूचना। पहले इन दोनों में अंतर समझ लेना। ध्यान दीजिए, ये शब्द हम बार बार पढ़ते हैं और डाटा को बोल देते हैं सूचना, सूचना डाटा बोल देते हैं अपन। ठीक है, तो वो समझिए आप। डाटा का मतलब सिंपली हमने कह दिया आंकड़ों का समूह। उदाहरण के लिए मैंने यहां पर लिखा 22, 23, 24। ये सिर्फ आंकड़े हैं, ये सिर्फ आंकड़े हैं। ये आंकड़े हमें कुछ समझ में नहीं आ रहे। आंकड़े हमें कुछ समझ में नहीं आते। आंकड़े हमारे मतलब के होते भी नहीं है। यहां पर ये डाटा दिखाई दे रहा है, ये कुछ डाटा है, 23, 24, 25 कुछ डाटा दे रखा है। परंतु इसी डाटा को जब कंप्यूटर में एंट्री की जाती है, इसी डाटा की जब कंप्यूटर में एंट्री की जाती है, तो हमें
सूचना प्राप्त होती है। इसी डाटा की जब कंप्यूटर में एंट्री की जाती है तो हमें इसकी सूचना मिलती है। कैसे? अब यहां पर मान लीजिए हमें ये एक प्रारूप, एक फॉर्मेट में एक, देखिए यहां पर पहले ये केवल 22, 23, 24 कुछ हमने संख्याएं लिख दी थी, तो हमें कुछ पता नहीं पड़ रहा था ये 22, 23, 24 क्या है। तो 22, 23, 24 एक तरह का आंकड़ों का समूह था, और जो ये आंकड़ों का समूह था इसको हम कहते थे डाटा। ये आंकड़ों का समूह डाटा कहलाता है। अब ये आंकड़े जो होते हैं ये कंप्यूटर के काम के हैं, अपने काम के नहीं है भाई। आंकड़े जो होते हैं वो कंप्यूटर के काम के हैं, और जब ये कंप्यूटर में इनपुट कराए जाते हैं तो अब यहां पर क्या किया, इसने एक मार्कशीट दी रिजल्ट के तौर पर। इसने प्रिंट आउट में एक मार्कशीट दी जिससे पता पड़ा ये 3 विषयों के अंक थे। अर्थात प्रोसेस्ड डाटा को सूचना कहा जाता है। प्रक्रिया किया गया डाटा, प्रोसेस्ड डाटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। दोबारा समझ लें, दोबारा समझ लो इस चीज को कि यहां पर कुछ संख्याएं लिखी गई थी। ये संख्याएं जो होती हैं आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़ों का समूह को हम डाटा कहते हैं। व्हाट इज डाटा? डाटा क्या है? आंकड़े क्या है? आंकड़ों का समूह। वो आंकड़ों का समूह, फिर जब हमने इस आंकड़े को समूह को कंप्यूटर में डाला, जब हमने कंप्यूटर के अंदर एंट्री कराई तो हमें ये मार्कशीट के रूप में एक सूचना मिली जिससे हमें पता पड़ा ये 3 विषयों के अंक थे। ये बात समझ में आई आपको? डाटा और सूचना में अंतर क्या है? डाटा होता है आंकड़ों का समूह, और जब उसी डाटा को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस कर दिया जाता है उसे सूचना या इंफॉर्मेशन कहते हैं। एक उदाहरण बता देता हूं, आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए, एक किसी की परीक्षा होती है, उस परीक्षा, एक प्रतियोगी परीक्षा की बात करते हैं। प्रतियोगी परीक्षा हुई, उसके अंक यदि किसी को पता पड़ते हैं तो यह नहीं पता पड़ता, उसको और कुछ सूचना नहीं है, उसके पास सिर्फ अंक पता है, तो यह नहीं मालूम होता कि सिलेक्शन हुआ या नहीं, जब तक कि मेरिट लिस्ट नहीं आती। तो उन अंकों को कंप्यूटर में डाला जाता है और वहां से जो सूचना होती है वो मेरिट लिस्ट कहलाती है, सूचना। ठीक है, एक और उदाहरण से स्पष्ट कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने रेलवे की बुकिंग कराते हैं, ऑनलाइन आपने बुकिंग कराई, ठीक है। जब आप ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं रेलवे पर, आपने नाम दिया, उम्र दिया, कहां से कहां जाना है वो दिया, कौन से में टिकट चाहिए, तो ये सब क्या था? डाटा। आपने अपना डाटा एंटर किया कंप्यूटर में, और रेलवे ने क्या किया? और जो रेलवे की साइट पर आपने जाकर यह दिया था, उसने आपको एक सूचना के रूप में टिकट प्रदान किया। तो यह अंतर हुआ डाटा और इंफॉर्मेशन के अंदर। अब हम चलते हैं परिभाषा पर। यह परिभाषा क्या होती है, इसे अपन क्या कहते हैं? तो दूसरी डेफिनेशन जो आती है, कंप्यूटर एक प्रकार का ऐसा डिवाइस भी है। कंप्यूटर एक प्रकार का ऐसा डिवाइस भी है, कंप्यूटर एक प्रकार का ऐसा उपकरण भी है जो कि डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर एक ऐसा इंफॉर्मेशन भी है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। देखिए, आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं पीडीएफ के लिए। पीडीएफ आपको विद इन 48 आवर्स, 48 घंटों में उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, चलिए। तो डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना भी कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर का दूसरी परिभाषा है, यह एक ऐसा उपकरण भी है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है, और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है
इसी प्रक्रिया को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब चूंकि यह कंप्यूटर से होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही पॉपुलर है ईडीपी। ठीक है, सो ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो यहां पर हमने कंप्यूटर की दो परिभाषाओं की चर्चा करी। पहली परिभाषा आपको बताई कि कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी है जो गणितीय व तार्किक दोनों प्रकार की गणनाएं करने में सक्षम है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी है जो गणितीय व तार्किक दोनों प्रकार की गणनाएं करने में सक्षम है। और फिर दूसरी डेफिनेशन आपको बताई मैंने, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण भी है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और इसी प्रक्रिया को, डाटा को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। चूंकि यह कंप्यूटर के माध्यम से होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो आपको स्पष्ट है, क्लियर है ये दोनों डेफिनेशंस? तो हम आगे चलेंगे। बताइए आप लोगों को दोनों डेफिनेशन समझ में आई कंप्यूटर की? यही दो परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा आपको आती है अच्छे से, और दूसरी डाटा और सूचना। देखिए, हम एक एक जो ये सवाल आते हैं उनसे संबंधित ही परिभाषाएं हैं, और पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए जो सवाल हैं उसी के हिसाब से हमने ये परिभाषाएं बनाई हैं। ठीक है, तो ये आप लोग बार बार यहां पर एक ही कमेंट कर रहे हैं कि सर फास्ट चलाएं, फास्ट चलाएं। क्या होगा फास्ट चलने से? देखिए, बात है कि समझें चीज को, पहले आप समझें। समझना अति आवश्यक है। अगर आप समझेंगे तभी हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना? तो बेटर है कि हम समझें, ना कि स्पीड पर हम जाएं। आपको समझना चीज जरूरी है। तो मैंने अभी आपको बताया कंप्यूटर की क्या परिभाषाएं हैं, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं कंप्यूटर के मुख्य भागों की तरफ। अब हम चलेंगे कंप्यूटर के मुख्य भागों की तरफ। ठीक है, चलिए। बेसिक पार्ट्स एक ओवरव्यू मैं यहां पर ले रहा हूं। आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले थे, जो कि हमने आपको बताया कंप्यूटर का एक परिचय। बेसिक पार्ट्स पे जाने से पहले एक हम इसकी थोड़े से प्रयोग देख लेते हैं। कंप्यूटर के प्रयोग, यहां पर देखिए दो बातें आती हैं। एक होता है प्रयोग जिसको हम कहते हैं एक यहां पर हम कहते हैं कंप्यूटर से लाभ क्या है, और एक होता है अनुप्रयोग। ठीक है ना? अब मैं एनटीपीसी की बात करूं तो उसमें अनुप्रयोग लिखा गया। अनुप्रयोग का लाभ का मतलब तो होता है एडवांटेज, कंप्यूटर के क्या फायदे हैं, और अनुप्रयोग को हम कहते हैं एप्लीकेशन। अर्थात एप्लीकेशन का मतलब कहां पर अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन, कंप्यूटर का प्रयोग कहां पर होता है, यह अंतर होता है। और कंप्यूटर का लाभ क्या है, फायदा क्या है? स्पीड तेज है, मेमोरी है, वर्सेटाइल है, यह कंप्यूटर के एडवांटेज है। और कंप्यूटर के अनुप्रयोग की बात मैं करूं तो कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। ठीक है, चलिए। तो अब हम बेसिक पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं कि बेसिक पार्ट्स के अंदर अपना क्या क्या चीजें हम लोग करने वाले हैं। मैं बेसिक पार्ट्स की शुरुआत करूं उससे पहले एक एग्जाम्पल मैं मानव संरचना से, ह्यूमन एनाटॉमी से यहां पर लेना चाहूंगा। उससे आपको बेसिक पार्ट्स सदा के लिए समझ में आ जाएंगे कि कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स हैं। देखिए, अच्छे से समझना। अब आप पहले समझिए जो मैं चीज बोलने वाला हूं कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स को। कंप्यूटर, मान लीजिए एक सवाल आपको दिया गया,
मान लीजिए एक सवाल आपको दिया गया है हल करने के लिए, वो गणित का सवाल है, वो मैथ्स का क्वेश्चन है। आपको एक मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया हल करने के लिए, तो सबसे पहले आपने क्या किया, उस सवाल को अपनी आंखों के द्वारा पढ़ा। उस सवाल को आपने अपनी आंखों के द्वारा, थ्रू योर आईज, यू हैव रेड दिस क्वेश्चन थ्रू योर आईज, आपने अपनी आंखों के द्वारा वो सवाल पढ़ा। तो यहां पर आंखें आपकी हो गई इनपुट डिवाइस, और वो सवाल को आपने ग्रहण किया, तो वो सवाल हो गया आपके लिए इनपुट। बिल्कुल सही सोचा आपने। अब आपने क्या किया, उस सवाल को पढ़ लिया, यानी इनपुट ले लिया। अब इनपुट लेने के बाद आपने उस सवाल को हल करने के लिए अपना मस्तिष्क का प्रयोग किया। मस्तिष्क यहां पर क्या हो गया, ब्रेन हमारा क्या हो गया, प्रोसेसर या सीपीयू। अब उस सवाल को आपने हल करने के बाद में उसका उत्तर कॉपी पर लिखा, उसका उत्तर कॉपी पर लिख दिया, अर्थात उत्तर क्या हो गया, आउटपुट। और हाथों के द्वारा लिखा तो हमारे हाथ क्या हो गए, आउटपुट डिवाइस। हाथ हमारे कहलाए आउटपुट डिवाइस। तो यहां पर कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग तो हमने आपको बता दिए, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग तो आपको बताए हमने, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। अब इस बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो गणित का सवाल था, कि वो सवाल गणित से संबंधित था, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। तो अर्थात आपको गणित के सूत्र, मैथ्स के फॉर्मूले पहले से याद होने चाहिए थे, तभी आप उस सवाल को हल कर पाते। और मान लीजिए आपको वो सवाल पहले से ही याद थे, अर्थात याद थे, कंठस्थ थे, अर्थात कहां पर थे, आपकी मेमोरी में थे। तो इस प्रकार से कंप्यूटर के केवल और केवल 4 भाग होते हैं, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट और मेमोरी। समझ में आई आपको बात? इनपुट, प्रोसेस, सीपीयू और आउटपुट, ये कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग होते हैं। अब इनके अंदर डिफरेंट भाग पढ़ेंगे, इनके उदाहरण होते हैं। बाकी सब भाई, कीबोर्ड किसका उदाहरण है, प्रिंटर किसका उदाहरण है, रैम रोम किसके उदाहरण हैं, बाकी सब उदाहरण हैं कंप्यूटर के। यदि मैं बात करूं तो केवल और केवल 4 भाग मैंने आपको बताए हैं, इनपुट, प्रोसेस या सीपीयू, आउटपुट और मेमोरी। तो आशा है आपको ये चीजें समझ में आई होगी, क्योंकि हमें भागों से ही मतलब नहीं है खाली, हमें इन भाग, ये जो भाग हैं ये आपस में कैसे काम करते हैं, ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, इनपुट से सीपीयू कैसे जुड़ा है, सीपीयू से आउटपुट कैसे जुड़ा है, मेमोरी कैसे काम करती है। तो हमें सिर्फ रटना नहीं है, हमें इन चीजों को समझ के चलना है। ठीक है, हमें इस चीजों को समझ के चलना है कि ये आपस में किस प्रकार से जुड़े हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब यहां पर इसको हम विस्तार पूर्वक अगली क्लास में लेंगे, लेकिन फिर भी एक मैं छोटा सा चित्र द्वारा आपको यहां पर एक ब्रीफ आइडिया आज मैं आपको दे देता हूं किस प्रकार से ये काम करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले आता है अपना इनपुट। ये अपना होता है इनपुट। इनपुट के बाद में ये है सीपीयू, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। ये होता है आउटपुट और ये होता है मेमोरी। ये मैं अगली क्लास में विस्तार से लूंगा। ये तो एक ब्रीफ आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ताकि आज ये कैसे आपको जो हमने पढ़ाया है समझ में आए। अब ये चारों भाग तो आप रट लोगे, ये नहीं मतलब यहां पे मेरे बताने का। जो मैं चीज यहां पर बताने वाला हूं वो ये चीज है, इनपुट सदैव जाएगा। तीर का निशान देखिए, लुक एट द एरो।
तीर के निशान पे आप ध्यान दीजिए, लुक एट दिस एरो, एरो, इनपुट सदैव जाएगा, इनपुट सदैव जाएगा, कहां जाएगा? प्रोसेसर के पास, सीपीयू के पास इनपुट सदैव जाएगा, इनपुट सीपीयू के पास जाएगा और आउटपुट सदैव आएगा। गॉट इट? समझ में आई बात आपको? आउटपुट सदैव आएगा, कहां से आएगा? सीपीयू से। वो आउटपुट हमारे लिए, अपन यूजर के लिए आउटपुट है। कंप्यूटर के लिए क्या है? कंप्यूटर के लिए इनपुट है, कंप्यूटर के लिए इनपुट। अरे भाई अपने को यहां कंसंट्रेट करें आप, बहुत महत्वपूर्ण चीज हो रही है। इनपुट सदैव जाएगा कंप्यूटर में और सीपीयू से सदैव आउटपुट आएगा। आउटपुट अपने लिए है और इनपुट, तो ये तीन मेन चीजें हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब मेमोरी से डाटा जाएगा भी और मेमोरी में डाटा आएगा भी। कैसे? सोचिए आप, जब तक हमारी अगली क्लास होती है, मेमोरी से डाटा किस प्रकार से आएगा, मेमोरी से डाटा किस प्रकार से जाएगा, इसको आप जरा सोच के रखिए। तो हमने जो आज पढ़ा दोस्तों, हमने आज पढ़ा कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, क्यों कंप्यूटर इतना सक्षम है, जिसके अंदर मैंने आपको इनपुट, स्पीड बताई, कंप्यूटर की विशेषता, मेमोरी की बात हमने करी, उसके एक्यूरेसी आपको बताया गया, वर्सेटाइल आपको बताया गया, लॉजिक क्या होता है, यह हमने विशेषता के अंदर पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कंप्यूटर की दो प्रकार की परिभाषाएं, दो प्रकार की डेफिनेशन हमने कंप्यूटर्स की पढ़ी कि कंप्यूटर की कौन कौन सी डेफिनेशन है दोनों। फिर आपको डाटा इंफॉर्मेशन में अंतर बताया कि डाटा और इंफॉर्मेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और फिर हमने कंप्यूटर की चार मुख्य भाग आपको बताए। कंप्यूटर के चार मुख्य भाग आपको बताए कि कंप्यूटर के चारों भागों में क्या अंतर होता है, कैसे काम करता है। अब हम क्या करने वाले हैं अगली क्लास में, पूरा का पूरा इनपुट क्या होता है, इनपुट के अंदर 10-12 प्रकार के डिवाइसेस आपको समझाएंगे। लेटेस्ट से लेटेस्ट डिवाइस की अपन बात करेंगे, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। फिर अपन सीपीयू की बात करेंगे, कब शुरुआत हुई सीपीयू से, वर्तमान में कौन सा सीपीयू हम काम में ला रहे हैं, मेमोरी में कौन सा सीपीयू काम में होता है, कौन सा प्रोसेसर होता है, सीपीयू के कितने भाग होते हैं, क्या काम करता है सीपीयू, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। आउटपुट कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के मॉनिटर्स हैं, कितने प्रकार के प्रिंटर्स हैं, प्लॉटर क्या होता है, ये सब चीज हम देखेंगे। फिर मेमोरी की यदि बात करें तो मेमोरी विस्तार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेमोरी कितने प्रकार, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, कैश मेमोरी, सेकेंडरी में सीडी, हार्ड डिस्क, अपनी डीवीडी, लेटेस्ट मेमोरी जो हमारी चल रही है, उस सभी की हम यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमसे जुड़े रहे। आपके कोई भी अगर सवाल होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल दे दीजिए, उसके आपको उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। तो आप सभी लोग हमसे जुड़े रहे, इसका थैंक यू, थैंक्स फॉर योर